सबसे पहले इक्विलिब्रियम में पहला फॉर्मूला आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। कॉन्सेंट्रेशन है तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोल पर लीटर्स। के इज डायमेंशनलेस, के की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि के एक्चुअली में एक्टिव मासेस का होता था प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। एक्टिव मास की कोई वैसे यूनिट होती नहीं थी, बट बाद में टू कैलकुलेट इसको कन्वर्ट कर दिया गया लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू मोल पर लीटर में। इसीलिए इसको डायमेंशनलेस रखा जाता है। किसी क्वेश्चन में इसकी डायमेंशन दे दी तो सरदर्द मत लेना उस बात का कि अब हम क्या करें। तो डायमेंशनलेस है, कहीं दे सकते हैं मोल पर लीटर में, लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब में, कुछ भी दे सकते हैं। उसको आपको बिल्कुल नहीं सोचना, देखना, बिल्कुल इग्नोर कर देना। केसी के बाद आता है केपी। अगर गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं तो पार्शियल प्रेशर्स रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो मैंने वहां लिखा है, राइट। इसके बाद केसी में कॉन्सेंट्रेशन, केपी में प्रेशर। केपी प्रेशर किसका? सिर्फ गैसियस और गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। इनके जो भी बारीक डिटेल है कि मैम वो भी होता था, वो सब आ रहा है क्वेश्चंस के अंदर। साथ एक और था कि एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का मतलब क्या था। जब इक्विलिब्रियम आ जाए मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए। इस साल के काइनेटिक्स में मैंने पढ़ा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज अगेन, उसमें एक कांस्टेंट आता था जिसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते थे, स्मॉल के। देखना वही लिखा है मैंने यहाँ पे, वही लिखा है स्मॉल के। फॉरवर्ड का स्मॉल के, बैकवर्ड का स्मॉल के डिवाइड करके आपको केसी या केपी मिल सकता है। केसी मिल गया तो फिर केपी भी निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे पास एक रिलेशन आने वाला है केसी केपी का। फॉर्मूला नंबर 1 2 3 क्लियर सबको? फॉर्मूला नंबर 4 जो इस केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज होता है, जो आप अब 12th में हेनरी लॉ वगैरह और उन सब में राउल्ट्स लॉ इन सबको पढ़ चुके हैं आप। पार्शियल प्रेशर किसी भी चीज का, उसी का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ऐसा ही कुछ राउल्ट्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है। तो कई जगहों पे पार्शियल प्रेशर आपको ऐसा निकालना पड़ सकता है, कई जगहों पे पार्शियल प्रेशर के लिए आपको एनआरटी बाय वी करना पड़ता है। इन्हीं की वजह से क्वेश्चंस डिफिकल्ट बनते हैं और वही मेरा मकसद है कराने का। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 6 पे आऊं, केसी और केपी का रिलेशन, आरटी की पावर डेल्टा एन। इस डेल्टा एन के नीचे हम क्या लिखते हैं? जी। सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का हिसाब किताब। एंड व्हाट इज डेल्टा एन जी? इट इज गैसियस प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स। अगर डेल्टा एन जी आया 0, और आएगा न्यूमेरिकल्स में, केपी और केसी क्या होंगे? सेम। यूनिट्स की मेरे को परवाह नहीं करनी वैसे भी। तो डेल्टा एनजी आया 1 तो क्या होगा? कौन सा बड़ा होगा? डेल्टा एनजी आया -1 तो -1 है तो यहाँ पे नीचे कर दूंगी, केसी के नीचे आरटी कर दूंगी। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स आपको भी क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। पहले फॉर्मूला कंफर्म। फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 7 जो थर्मो में भी आता है, इक्विलिब्रियम में भी आता है, दोनों में आ सकता है। डेल्टा जी इज माइनस आरटी नेचुरल लॉग ई क्यू, लॉग के ई क्यू। अब नेचुरल लॉग की जगह आप लोग 2.303 कर सकते हैं, अब आपकी 12th भी होली। पॉइंट इज, ये इक्वेशन कहां से आई थी? इसकी पेरेंट इक्वेशन क्या थी? एक्चुअली में क्या था? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू व्हेन इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव्ड। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, आई होप मेरी क्लास को याद है, उस वक्त डेल्टा जी नॉट क्या हो जाता है? 0। उड़ा दिया यहां से, राइट। तो ये छोटे डेल्टा जी 0 हो जाता है, आई एम सॉरी, डेल्टा जी नॉट नहीं, डेल्टा जी क्या हो जाता है? 0। फिर उधर वाले को इधर लाए तो अपने आप माइनस साइन आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नॉट? एक बार और क्लियर कर देती हूं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? 1 बार। एंड व्हाट इज दिस? एट एनी टेम्परेचर प्रेशर। क्यों लिखा है यहाँ पे? व्हेन आई एम नॉट श्योर इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया, तब इक्वेशन ये होगी। व्हेन आई एम श्योर इक्विलिब्रियम आ गया, तब इक्वेशन में Q की जगह K हो गया और एक डेल्टा जी गायब हो गया। अंशिका यही हो, मुस्कुराई जा रही हूँ मंद मंद बड़ी देर से, ऑल गुड। इसके बाद R की वैल्यूज पे एक बार निगाह मार लेते हैं। कहाँ यूज होना है R? डेल्टा केसी और केपी की रिलेशन में। तो एक बार R की वैल्यू भी देख लेते हैं, जूल्स में, कैलोरीज में, और ये किस में है? लीटर एटमॉस्फेयर मोल पर केल्विन, और इसको बार में भी कह सकते हैं। लीटर एटमॉस्फेयर लिखा है तो लीटर बार भी हो सकता है। एंड वी ऑल नो बार और एटमॉस्फेयर में नेग्लिजिबल फर्क है। क्योंकि अब मेरे पास न्यूमेरिकल टाइप जेई मेंस में नहीं आते, सिर्फ एडवांस में आते हैं, इसीलिए अब मैं 0.082 की जगह 1/12 भी कर सकती हूँ। एक आधी डिजिट इधर उधर हो गई तो मेरे आंसर पे खास असर नहीं आएगा।
लेकिन जब एडवांस के लिए जाओगे तब 1/12 नहीं यूज़ करने देंगे आपको, क्योंकि उसमें थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन है। इसकी जगह ये आप यूज़ कर सकते हैं जब बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कर रहे हो तो टाइम बचता है, ये आसान हो जाता है। तो सारे फॉर्मूलाज पे निगाह दौड़ गई। आज जो मेरे क्वेश्चंस हैं उसमें फॉर्मूला नंबर 6 तक तो हम कवर करेंगे। आज इतना तो हो नहीं पाएगा, आज तो आपका बेस बना के देना है। अगली क्लास में सारे फॉर्मूलाज का हर तरह का यूज केस आएगा। एक वेपर डेंसिटी, इट इज नॉट नॉर्मल डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन ऑफ मिक्सचर, और दूसरा वेंट ऑफ इक्वेशन। दोनों एक साथ लिखे क्योंकि ये दोनों मैंने लास्ट ईयर आपको आखिरी 2 दिन में कराए थे, केमिकल इक्विलिब्रियम के आखिरी दिन में कराए थे, सॉरी। और इन दोनों का मेजॉरिटी क्वेश्चन अगली क्लास में आएगा। सारे टॉपिक एक साथ नहीं ले सकते, इसमें मुझे दिखता है आप लोग थोड़ा डिटेल डिमांड करोगे कि थोड़ा सा रिवाइज अच्छे से हो जाए, तो ये दोनों मेरी अगली क्लास में जाएंगे। अब वेंट ऑफ इक्वेशन को एक बार देख लेते हैं क्या है। ये तो छोटा सा फॉर्मूला और यूज करने पे आएगा। कुछ कुछ आपको याद है, वेंट ऑफ के लिए भी कुछ कुछ ऐसा ही फॉर्मूला लाए थे, n-1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन, इस साल सॉल्यूशन में भी। तो थोड़ा सा वहां से भी एक बार रिलेट करके देखेंगे कि कुछ मुकाबला हो भी रहा है कि नहीं। अभी नहीं आप स्ट्रेस लीजिएगा सॉल्यूशंस का, वो भी अभी आप भूले हुए होंगे। ये वेंट ऑफ इक्वेशन देखिए आप, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नीट में आ सकता है, लेकिन जेई में नहीं कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, विच इज वेंट ऑफ इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, 1 घंटे में 40 करने हैं उनको, एक उधर कर दे तो हम तो उतने में ही चले जाएंगे। सो ये देखिएगा आपके सामने एक इक्वेशन लिखिए जो आपको याद होनी चाहिए, विच टेल्स मी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब ये डेल्टा एच प्लस है, माइनस है, मींस एक्सो है, एंडो है, उससे चीजें बदलेंगी और वो सारा टॉपिक का जब डिटेल आएगा आई डेफिनेटली टेक, ये दोनों अगली क्लास में जाएंगे टॉपिक्स। बट इसको सॉल्व करके अगर टेम्परेचर T1 पर K1 होता है, टेम्परेचर T2 पर K2 होता है, तो दोनों को कंपेयर करके ये आई फाइनली इक्वेशन। इस पे न्यूमेरिकल भी मैंने डाला है आपकी शीट में। शायद न्यूमेरिकल भी है कि आपको T2 T1 दिए हुए हैं, आपको कुछ कुछ दे रखा है, आपकी समस्या आती है आर क्या पुट करें। अगर डेल्टा एच मैंने कैलोरीज में डिमांड कर रखा है क्वेश्चन में, तो आप आर क्या पुट करोगे 2। अगर मैंने डेल्टा एच जूल्स में डिमांड कर रखा है 8.314 और बाकी लीटर एटमॉस्फेयर में है, तो आपको पता है क्या करना है। तो ये न्यूमेरिकल के थ्रू आपको पता लगेगा कि रेट 3 गुना हो गया, के सॉरी नॉट रेट, के 3 गुना हो गया, टेम्परेचर इतने डिग्री बढ़ाया तो डेल्टा एच निकालो। तो 3 गुना हो गया तो log 3, ठीक है, 2.303 आएगा। आप लॉग सॉल्व करोगे, वो 2.303 इधर ले जाएंगे। ये सारा काम अगली क्लास में, लेकिन आज ये फॉर्मूला याद हो तब फायदा है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब आपके लिए इट्स यूजफुल। अदरवाइज इसके क्वेश्चन इजी से इजी क्वेश्चन मेरे से छूटेंगे। मैक्सिमम आप देखिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक सॉल्यूशन और ये सारे चैप्टर्स में आपसे कोई चीज क्यों छूटती है, आपको फॉर्मूला उस वक्त याद नहीं आ रहा होता। फॉर्मूलाज आपके हाथ से लिखे जाएंगे, याद हो जाएंगे तो बढ़िया। तो 9 फॉर्मूले याद हो गए। शुरू की तो ऐसे ही थे, गिनती बढ़ाने के लिए लिखे थे मैंने। अब केसी और केपी का फॉर्मूला भी कोई फॉर्मूला है जो आपको याद कराना पड़े, स्टिल मैं उसको मिला के कह रही हूँ। हाउ मेनी फॉर्मूलाज? 9। इसके ऊपर अब मेरी ये पूरी शीट है, इसको करते हैं, ठीक है। नाउ पहले एक बार ग्राफ भी देख लें, जस्ट कि भाई कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देने का मूड हो किसी का तो मेरे को आना चाहिए। ये ग्राफ मैंने दिया टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन इस साल का केमिकल काइनेटिक्स। टाइम के साथ साथ फॉरवर्ड का रेट घटता है, आपको याद होगा, टाइम के साथ साथ बैकवर्ड का रेट बढ़ता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो मैंने पहले तो बताया इक्विलिब्रियम होता क्या है। फिर मैं ग्राफ दे रही हूं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, टाइम के बजाय कितना हो गया रिएक्शन, कहां तक पहुंचा है। ए की यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। यहां पर इक्विलिब्रियम पर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बाई चांस क्या हो गई? बाई चांस सेम हो गई। और अगर ऐसे आया ग्राफ, इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है? भाई कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम है, रिएक्शन अभी चल रहा है, अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है। इंटरसेक्शन का मतलब है कोई ग्राफ ऐसा मिल गया आपको, कुछ ऐसा पूछा, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? वो समय, टाइम नहीं कह रही, वो एक्सटेंट का वहां तक पहुंचा है रिएक्शन जब ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बाई चांस सेम है, अभी रिएक्शन चल रहा है, रुका नहीं है, इक्विलिब्रियम आया नहीं है। इक्विलिब्रियम आते आते, ये थी इक्विलिब्रियम की लाइन एवरीवन। इक्विलिब्रियम आते आते मुझे क्या पता चलता है, या थोड़ा और इधर भी बना सकते थे, कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है? बी की।
जरूरी नहीं है हर बार प्रोडक्ट की ही कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, कभी कभार रिएक्टेंट की भी ज्यादा हो सकती है और एनीथिंग, तो कोई रूल मत बना लेना। एक रिएक्शन ग्राफ ये ले आई मैं किसी रिएक्शन का, उसमें देखो दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आया नहीं ना जी, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इंटरसेक्ट करने जरूरी है। इक्विलिब्रियम आ गया इधर, इक्विलिब्रियम के वक्त ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, यहां इक्विलिब्रियम के वक्त किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, बी की, यहां किसकी थी, दोनों बराबर थी। तो ये चारों चीजें, कोई जरूरत ही नहीं है अब मुझे लगता है ड्रॉ करने की, मेरे पीडीएफ में है, जब चाहे ऐप से इसको खोल के रिवाइज कर सकते हैं, आपके पास दिमाग में होना चाहिए। हाँ, फॉर्मूला लिखे बिना याद नहीं होगा, फॉर्मूला तो जो आपके बेबी नोट्स बन रहे होंगे आई होप रिवीजन में, वहां ये फॉर्मूला जाना चाहिए। इक्विलिब्रियम क्या होता है ग्राफ के थ्रू समझा दिया, रेट एंड ऑल। फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है वो समझा दिया। बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन कुछ चीजें बता रही हूँ, इसको हम लोग बहुत आसान लेते हैं, आज दिखाऊंगी क्वेश्चन में ये कैसे टपकेगा तुम्हारे सामने, तुम्हारे कितने मिनट लेके जाएगा। अगर के की वैल्यू के बारे में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। वेंट ऑफ इक्वेशन में दिखा दिया, टेम्परेचर बदलोगे तो ही के बदलेगा, अदरवाइज के कम होके क्यू हो सकता है, के ज्यादा होके क्यू हो सकता है, लेकिन के ही रहेगा। उस पे भी क्वेश्चंस के थ्रू बात करूंगी, लेकिन बहुत अच्छा हो अगर मेरे को एक बार ये रिवाइज हो जाए। ए टू बी इट्स एन इक्विलिब्रियम, इसका के दे रखा है, अगर इस इक्वेशन को, इस इक्विलिब्रियम को n से मल्टीप्लाई किया तो नया क्या होगा, के रेज टू पावर n चढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने n से मल्टीप्लाई करने के बजाय 1/n से मल्टीप्लाई किया तो अगेन क्या होगा, पावर में क्या आ जाएगा, 1/n। सिमिलरली मैंने रिएक्शन को उल्टा किया, नया के क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ पुराना। मैंने यहां पर दो इक्वेशंस को ऐड किया जिनका k1 और k2 दे रखा है। दो इक्वेशन को जब आप ऐड करते हो तो नया k क्या होता है, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है, डिवाइड। वो लिखने की मुझे जरूरत नहीं लगती, यहां तक वो याद आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माने अल्फा। मैं नहीं इसको केमिकल इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व करती, मेरी तरफ से ये आयोनिक में आना चाहिए, बट किसी क्वेश्चन में एक सिर्फ ये लाइन आ रही हो तो उसकी वजह से खराब ना हो, जैसे वो वेपर डेंसिटी वाला क्वेश्चन, अल्फा निकलवाना है तो बताना तो पड़ेगा अल्फा क्या है। कोई रिएक्शन है ए टू बी, राइट, एट टाइम टी 0 अकेला ए है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ये 0 है, लेकिन एट इक्विलिब्रियम अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 थी या नहीं थी ये नहीं कह रही, 1 में से कितना गया ये बता रही हूं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सोचना भी मत, अभी तो 1 में से कितना गया होगा, फ्रैक्शन, 1 में से फ्रैक्शन ही जा सकता है, 1 में से 1 तो गया तो फिर तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, ये तो आप एलिजिबल ही नहीं है उस रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम और लगा रहे हो। तो यहां क्या होगा, 1 में से क्या गया बच्चों, अल्फा, यहां क्या बना, अल्फा। व्हाट डू आई मीन बाय अल्फा, 1 में से कितना गया। किसी को आदत होती है फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड बहुत कुछ रटना पड़ता है, ये है कॉन्सेप्चुअल। फिर भी कोई फॉर्मूला कहे अल्फा क्या होता है, हाउ मच डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय हाउ मच टेकन। अब जब इनिशियल 5 मोल थे तुमने उसी से डिवाइड कर दिया तो आंसर तो पर मोल में ही आ गया। इनिशियली 5 लिए थे, डिसोसिएट हुए 1, तो क्या करोगे 1/5। व्हाट डू आई मीन बाय 1/5, व्हाट डू आई मीन बाय पर मोल, एक में से 1/5 जाएगा, जब 5 में से एक गया तो एक में से क्या जाएगा, 1/5। तो इस तरह से अल्फा को बोलते हैं। तो अल्फा इज नथिंग बट 1 में से कितना गया, हम कैसे निकालेंगे, दे रखा होगा हाउ मच टेकन और हाउ मच डिसोसिएटेड, तो अल्फा आ जाएगा। कहीं पे अल्फा की परसेंटेज पूछी हो, इंटीजर टाइप में ज्यादातर ये पूछा है क्योंकि अल्फा ने आना है फ्रैक्शन में और इंटीजर शुरू होता है 1 से, तो फिर वो अल्फा की परसेंटेज पूछ लेंगे जिसका आंसर आपका 9 भी हो सकता है, किसी केस में 90 भी हो सकता है, राइट। तो ये आपके पास अल्फा इंटू 100, यहां था आपका फॉर्मूला और कोशिश थी पी ब्लॉक से निकाल के यहां पे लेके आना, राइट। कोई यहां तक इशू आए मुझे बताना। अब जो मैं क्वेश्चंस करूंगी उसमें 6 चीजें ध्यान रखनी है, गलतियां। सबसे पहले गलती, आप बैलेंस नहीं करते रिएक्शन को, पहले आप बैलेंस करोगे। दूसरी चीज आप क्या करोगे, T0 वाली कंडीशन जरूर मेंशन करिए, उसको मेंशन करते वक्त आपको पता चलेगा मैं तो रिएक्शन गलत ले बैठा, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अरे क्वेश्चन में तो बोला है उल्टा और मैं यहां सीधा लिख गया हूं, मेरे को तो उल्टा करना था। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स उस दिन कैसे ना हो, आप T0 वाली कंडीशन जरूर अपनी रफ कॉपी में बनाएंगे, रफ पेज में। एक ही तो क्वेश्चन आना है न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम से, आज तो चलो आपको 40 दे दिए, टेस्ट में शायद आपको 12-13 मिल जाएं, लेकिन उस दिन कितने न्यूमेरिकल आने हैं इस चैप्टर से, 1।
तो उस एक के लिए क्या आप टी जीरो वाली कंडीशन नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, उस दिन जरूरी है करेक्ट करना। एट इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन भी आप मेंशन करेंगे, कितना गया, इधर कितना बना, इधर कितना बना। फिर आप केसी का रिलेशन लिखोगे, इसको लिखे बिना नहीं चलना, रेज टू पावर्स छूट जाती हैं शॉर्टकट में। केसी का रिलेशन लिखोगे, उसके बाद अगर आपके एक्सप्रेशन में कोई भी केमिकल इक्वेशन में प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है, उसको केसी के एक्सप्रेशन से हटा दोगे, क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट होने की वजह से उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता, आप मेजर नहीं कर सकते। वैसे तो कर सकते हो, लेकिन केसी के फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, मोल पर लीटर कांस्टेंट रह जाता है, इसीलिए उनको उड़ा दोगे। एंड इन लास्ट, कई जगहों पर डायरेक्टली प्रेशर नहीं दिया होगा, वहां पर मोल से भी बात बनाई जा सकती है, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। एंड वो आपने पढ़ी लिया राउल्स लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओन मोल्स। तो कई जगहों पर ये जुगाड़ भी यूज करना पड़ सकता है। ये 6 चीजें ध्यान रखनी है और क्वेश्चंस पे शुरू होना है। मुझे ये इतना बढ़िया लगा मेरे को कि कहाँ मैं पहला क्वेश्चन इजी डालती, फिर आपको उससे पता चल जाएगा। इस शीट में कोई ऐसे मत ले लेना कि हवा में चलते चलते हो लेगा। एक ली चैट का डालना पड़ गया जबरदस्ती कि आप ली चैट भूल ना जाएं। इजी सा क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? 2 रिएक्शंस का केसी दे रखा है, राइट? मेरा तो पेन पहले ही अटक गया देख के, क्योंकि ज्यादा आता है ना जिसको, उसको कंफ्यूजन्स भी ज्यादा होती। भाई कभी किसी रिएक्शन का इतना ज्यादा के और वो इक्विलिब्रियम हो सकता है? के 10 की पावर 30 का मतलब क्या है? रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीशन, पे खत्म ही हुआ पड़ा है। तो मेरे को लगा कहीं ये -30 तो नहीं था, मैंने कहीं प्रिंट इशू तो नहीं कर दिया, चलो वहां तो नहीं होगा प्रिंट इशू, बट स्टिल। दूसरा रिएक्शन आपके सामने दोनों का केसी दे रखा है और पूछा है इसका केसी निकालिए। सिंपल है, जो चीज मैंने के की प्रॉपर्टीज कराई, लेकिन अब मेरे को देख के पता चल रहा है मुझे क्या करना है। N2 आधा चाहिए, O2 आधा चाहिए। तो पहले तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं? हाफ से। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगी तो इसका क्या कर दूंगी? स्क्वायर रूट। पावर हाफ क्या होती है? स्क्वायर रूट। ठीक है जी, हाफ हाफ कर दिया। उसके बाद इस इक्वेशन को ऐड कर दूं उसमें या सब्ट्रैक्ट करूं? भाई हाफ हाफ करके उसको उल्टा करा है, तो फिर तो मेरे को 1/k करना पड़ेगा। हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को इसको उल्टा क्यों करना है? N2 और O2 मेरे को रिएक्टेंट में चाहिए, या तो प्रोडक्ट में। तो आप पहले उल्टा करके स्क्वायर रूट ले लो, हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, या पहले हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट करने के बाद फिर रेसिप्रोकल कर लो। अंडरस्टूड मैंने क्या किया? स्पीड फास्ट तो नहीं है, कर लेंगे मैंने जितना। सो अब इसको पहले किया उल्टा, तो 1/2.4 इंटू 10 की पावर 30। फिर इसको किया हाफ से मल्टीप्लाई, तो k क्या हो गया? ये न्यू के। मैंने रिवर्स किया इक्वेशन 1 को, फिर उसको डिवाइड बाय 2 लिखा है ना? हाँ ठीक है, डिवाइड बाय 2 या मल्टीप्लाइड बाय हाफ। नया के क्या बनेगा? चेक। रेसिप्रोकल करके स्क्वायर रूट, 10 की पावर -30 ऊपर आ गया तो उससे -15 बाहर निकाल लिया मैंने। जितना रूट से बाहर निकल जाए मैं तो उतना चाहूंगी। उसके बाद ये वाली इक्वेशन उसमें क्या करी? ऐड करी। मेरे ख्याल प्रोडक्ट की प्रोडक्ट में चीज दिख रहा है मेरे को। रिवर्स किया तो 2NO उधर आ गया, 2NO और आधा कर ही दिया था, NO कट जाएगा। देख लो एक बार भाई, कहीं मेरे चक्कर में आपको ये तो ज्यादा स्पीड से चला दिया। BR है, बिल्कुल है। रिवर्स करके हाफ से मल्टीप्लाई करके ऐड किया और ये मेरे को मिल रहा है। अब उसके बाद सिर्फ इतना था, ये के वाली परेशानी थोड़ी सी, तो हमें लगता है यार ये तो क्वेश्चन आता है, मेरे को करना चाहिए, और आता भी। ये छोड़ के आओगे तो फिर फायदा ही क्या? जब मैंने करना शुरू किया, इनको ऐड करना शुरू किया, मेरे पास आ गई ये कैलकुलेशन। देखना जरा, जब 2 इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उनके के को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। कई बार लोग ऐड भी कर देते हैं गलती से। तो नया के ये, और एक और इक्वेशन ऐड करी तो उसके के को क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई। यहां फंस गए बस, ये थक जाते हैं। ये कैलकुलेशन नहीं हो रही और इंटीजर टाइप छोड़ दिया मैंने। 30 की जगह इसको 41.6 करके -32 ले लिया। -32 का पता नहीं क्यों 15, अच्छा निकलना क्या चाहिए था? -16। बट इसके और इसके स्क्वायर रूट को जब मल्टीप्लाई किया था, उसमें एक डेसिमल पहले आ रहा था, उसको और खिसकाया और मेरे पास इस तरह से आंसर आया। खुद कर सकते हैं। रिवर्स कर दोगे तो पहले तो 1/2 हो गया, 10 की पावर 15 साइड में रखते हैं, कोई नहीं। 1/2 का आ गया 0.5। देख लो, मैं कुछ 1/√2। यस, इट आंसर एवरीवन 2।
कोई ऐसा जिसका 2 ना आ रहा हो तो मैं बताता एक बहुत अच्छा क्वेश्चन 4 पढ़ लो पहले। तो 3 रिएक्शन दिए और तीनों के दे दिए, एक का 2000 केल्विन पे, दूसरे का भी 2000 केल्विन पे, तीसरे का 1000 केल्विन पे, और कहा है थर्ड नंबर के रिएक्शन पे बताओ वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। मुझे तो पहले ये नहीं समझ आया, तुम तीसरे का पूछना था तो तुम तीसरा देते यार, तुमने पहला और दूसरा क्यों दिया है, राइट? और अगर तीसरे का पूछना है तो कुछ और तो बताओ, क्या किया है तुमने, टेम्परेचर बढ़ाया घटाया, एक्सो एंडो कुछ भी नहीं बता रखा। तो मुझे ये क्वेश्चन लिखने के बाद पहले तो अपने आप को कुछ सेकंड देने पड़े कि थर्ड का पूछ रहे हो तो पहले 2 क्यों दे रहे हैं, फिर देखा कोई और इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अब आप बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सिर्फ एक ही चीज से बदलते हैं, आज बताया बेंट ऑफ इक्वेशन में, किससे? टेम्परेचर से। टेम्परेचर बदलने के बाद ही पता चल सकता है के बढ़ा कि घटा। और एंडो एक्सो के और टेम्परेचर तीनों के तीनों एक ही जगह रिलेट होते हैं, वो है वेंट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इतना तो मैंने सोच लिया, मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं बात कर रही हूं, इतना मैंने सोच लिया, फिर भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा रास्ता, शुरू कहां से करूं, मेरी तो घड़ी दौड़ रही है, मैं फटाक से छोड़ के अगले क्वेश्चन पे जाऊंगी। शर्तिया जाना भी चाहिए जब आप फंस रहे हैं, एंड में जब टाइम बचता है वापस तो आओगे एक बार, जो रिव्यू के लिए क्वेश्चंस छोड़े एक बार देखने का अगर बना टाइम तो। अगर मैं वापस आई तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इसको किसी इन दोनों को एक ही टेम्परेचर पे दिया, इसको एक पे दिया है, क्या मतलब है? और मेरे को इसके बारे में पूछ रहे हैं, पक्का इन दो को ऐड सब्ट्रैक्ट उल्टा पुल्टा करके इक्वेशन ला सकते होंगे, पक्का ऐसा होगा। अब तुम बच्चे बताओ मेरे को, इन दोनों को क्या करूं कि ये आ जाए? इक्वेशन को करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद CO चाहिए उस साइड, रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा। तो इसके के को 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड में ले आओ 1। अच्छा स्क्वायर करना है भाई, सॉरी 4.4 का। उसके बाद इसके साथ क्या करना है, इसको मतलब उसका स्क्वायर वगैरह करके उसका न्यू के आ गया, फिर दोनों को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट? ऐड, कुछ कट कटा जाएगा दिख ही रहा है, वाटर कट जाएगा शायद, राइट? उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, चलो जो भी है ऐड सब्ट्रैक्ट। मेरे को तो यार थोड़ा इधर आना पड़ेगा, मैंने बहुत बड़ा कर रखा है भाई। जब मैंने, अगर आप रेसिप्रोकल करा रहे हो तो ऐड थोड़े ही करोगे, अगर आप सीधा रख रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करोगे, खुद देख लो ना ये चीज, मैं इस पे दोबारा नहीं आने चाह रही, ये तो मैं आप पे छोड़ सकती हूँ, रिवीजन चल रही है। इन दोनों को कुछ भी डील करके इसके बराबर लाओ। रेसिप्रोकल नहीं किया है तो कुछ और करना है, रेसिप्रोकल कर दिया है तो कुछ और करना है, पर्पस तो एक ही है। ये आ रही है, यस। इसका रिजल्टेंट इन दोनों का, जब एक और ऐसी इक्वेशन यही आ गई, उसका के जो भी आया वो कितने पे आया? के 2000 पे। और दे कितने पे रखा है दूसरा? के 1000 पे। देख के तुम लोग ये तो बता पाओगे कि के बढ़ रहा है कि घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे, कुछ भी। के 1000 वाले को एक टेम्परेचर ले लिया, मतलब के 1 ले लिया, और के 2000 वाले को 2 ले लिया, और उसको 1 ले लिया, उसको 2 ले लिया, जो मर्जी आपने लिया। बस ये ध्यान रखना है T1 और T2 उसी के हिसाब से तय करना है। अब एटलीस्ट मुझे पता चल गया इस इक्वेशन का 1000 केल्विन पे तो के इतना था, और 2000 केल्विन पे ज्यादा आया सपोज, या कम आया, जो भी आया वो आप खुद कैलकुलेट करोगे। यहां तक सब समझ गए? जब ये मुझे पता लग गया तो अब बस मुझे एक ही बात बतानी है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो जरा वेंट ऑफ इक्वेशन पढ़ाती हूं थोड़ी सी आपको। ये थियोरेटिकल है, इट इज नॉट न्यूमेरिकल एट ऑल, बस इतना ही था न्यूमेरिकल। अब थियोरेटिकल समझो। वेंट ऑफ इक्वेशन जो मैंने फॉर्मूला में लिखी और यहां लिखी उसको बदल दिया है। फॉर्मूला में यहां माइनस था और इधर T2 था, मैंने माइनस हटा के इसको पलट दिया। आई होप वो आपके लिए हैबिट रहे इसीलिए। अब इस पूरे को मैं समझूं तो इस पूरे में अगर, तो टॉपिक पढ़ा रही हूं पूरा, अगर मान लीजिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता, एंडो एक्सो ही पूछा है, मान लीजिए रिएक्शन होता एक्सोथर्मिक, इसका साइन क्या आता? नेगेटिव। ये वाली साइड जब मेरे को, और ऊपर से मुझे T2, मैंने T2 किसको लिया है बच्चों? मैंने लिया हाई टेम्परेचर वाले को, मैं यहां पुट कर रही हूं हाई टेम्परेचर, राइट? जब आप T2 बड़ा मान रहे हो, T2 की जगह बड़े को पुट कर रहे हो, उसी हिसाब से आप K2 पुट करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें जब आप T2 बड़ा ले रहे हैं, मुझे बताइए ये वाली साइड पॉजिटिव आएगी? जब T2 बड़ा ले रहे हो, इधर आएगा T2, एलसीएम वगैरह ले लगा के, तो ये वाली साइड क्या आएगी? पॉजिटिव। इधर क्या है, अगर मैं एक्सो एंडो कुछ भी लूं, अभी ये समझ आ गया सबको? डेल्टा H बाय R, ये पूरा का पूरा टर्म जो है इट विल बी इन पॉजिटिव। इफ इसको ऐसे लिख दो, इस पूरे को शॉर्ट करके,
समझने के लिए ये बात आ गई। अगर ये वाली साइड पॉजिटिव रही मतलब एंडोथर्मिक, एंडो में डेल्टा एच का साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा। अगर एंडो रही, ये वाली साइड पॉजिटिव रही, K2 बाई K1, राइट, लॉग में वैल्यू है, नेचुरल लॉग को लॉग कर सकते हैं। K2 बाई K1 पॉजिटिव है मतलब पक्का K2 बड़ा है, वरना वैल्यू क्या आती, नेगेटिव आती, लॉग में नेगेटिव डिवाइड। आई होप वो सारी चीजें हमें ध्यान है। पॉइंट यहां ये है सारा, अगर ये साइड पॉजिटिव होती, और वो कब होती, एंडोथर्मिक है, नेचुरल लॉग K2 बाई K1, इतना मैंने ऊपर से उतार लिया। इफ ये पूरी साइड पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, K2, तो टेम्परेचर बढ़ने पर, मैंने T2 को क्या माना है बच्चों, बढ़ा हुआ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर K2 भी बढ़ना चाहिए था अगर होती ये एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ा है, ये साइड पूरी पॉजिटिव, पक्का K2 बड़ा होगा। लेकिन यहां पर वही चीज मैंने लिख दी आपके लिए, वेरी सिंपल थिंग, अगर टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे K इंक्रीज हो रहा है मतलब पक्का चीज क्या है, एंडोथर्मिक। ये आपको मैंने रटाई नहीं, मैंने सॉल्व करके दी। आप इसको रट भी सकते हो, मेरा रट के काम चलेगा। रट लिया, इसको रिलेट कर लिया, मैं इसका जुगाड़ बता सकती हूँ, लेकिन अगर आज बता दिया तो अब ली चैट में कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ ली चैट लगा देंगे। आज बचना चाह रही हूँ इस जुगाड़ से, अगली क्लास में पक्का बताऊंगी कि ये कभी गलत ही नहीं हो सकता। तो किसने आके देखना है तुम वेंट ऑफ से कर रहे हो कि एक इनडायरेक्ट रूट जिसमें वेंट ऑफ की तुम्हें जरूरत ही ना पड़े। क्यों लाऊं मैं वेंट ऑफ, मैं क्यों लाई हूं, टॉपिक तो कराना था किसी बहाने से ही। किसी भी जगह, किसी भी किताब, एन अवस्थी में भी देखो कि उन्होंने ऐसे ही बता रखा है कि है तो इससे। हम लोग एंड में आके कहते हैं इसको कोई शॉर्टकट दे दो, तो वो शॉर्टकट अगली क्लास में दूंगी, आज नहीं। सो अब इसमें ऊपर वाले केस में जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे ना K को, आपको पता क्या चलेगा, जब आप K2 की वैल्यू वहां पे निकाल लेंगे, देखेंगे 1000 केल्विन वाला K बड़ा था, 2000 केल्विन वाला K छोटा था, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे K घट रहा है, और इसको ऐसे भी कह सकते हो टेम्परेचर घटाने पे K बढ़ रहा है। जब आप नया K निकालेंगे यू विल बी सरप्राइज कि टेम्परेचर बढ़ाया और K छोटा आया है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर K छोटा आया मतलब वो एंडो तो नहीं है, एंडो नहीं है तो क्या है, एक्सो। पढ़ लो, पहले अच्छे से पढ़ो, हर टाइप का एक क्वेश्चन आज करा के भेज रही हूं। 5th क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन में कहा है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया सबकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दी, राइट, और बड़े शराफत से पूरी ऐसे इजी इजी टर्म दे दी, 5 4 2, जो आपके लिए मल्टीप्लाई डिवाइड भी इजी हो। इस मिक्सचर को 500 केल्विन तक लेके जाया गया, Kc 60 दे रखा है, बताइए इक्विलिब्रियम आ गया था, या अमोनिया अभी डिकम्पोज होना था, या अमोनिया अभी बनना था। और इसमें जो क्वेश्चन में रिएक्शन दिया उसको रिस्पेक्ट करिए। रिएक्शन इज दिस, फॉरवर्ड का मतलब ये है। तो मैं ये सॉल्व नहीं करने को कह रही, मैं सिर्फ टॉपिक पढ़ा रही हूं कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन है, ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन दे रखा और पूछा है क्या हो रहा है इस वक्त, तो हमने क्या बताना है, या तो बताना है इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्शन रुका हुआ है, या हमने बताना है नहीं अभी फॉरवर्ड में भाग रहा है, फॉरवर्ड में भाग रहा है मतलब और अमोनिया बन रही है, या नहीं अभी बैकवर्ड में जा रहा है मतलब अमोनिया डिकम्पोज हो रही है। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो पहले तो Kc मेरे को दे रखा है, मैंने लिख लिया। फिर Q क्या होना चाहिए, जब मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम आया है कि नहीं, उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट और रेस टू पावर्स वगैरह लगा लुगू के मैंने किया इसको पुट। मैं नहीं कह रही अभी सॉल्व करो, आपको दिख रहा है आपसे बड़े आराम से हो जाएगा, 2 5 और 4 आपके लिए हैंडल करने मुश्किल नहीं है। आपका क्या आ जाएगा, QC। अगर Q K से बड़ा है, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूं लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, तो हो क्या रहा है, टफ क्वेश्चन के चक्कर में आप इजी गलत कर रहे हो, तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो इजी आएंगे ही आएंगे केमिस्ट्री में, वो तो गलत मत करके आना, राइट। इसीलिए अगर K और Q ये रहा, Q अगर छोटा होता है K से, K तो फिक्स है किसी चीज का, वो तो कभी नहीं बदलने वाला, Q अगर छोटा है और किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की डेस्टिनी है उसको तो K में जाना है, उसकी तो होड़ है, जिंदगी का गोल है K पे पहुंचना, तो Q को K पे जाने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा, या कह लीजिए Q को बड़ा होने के लिए प्रोडक्ट ज्यादा बनाने पड़ेंगे। प्रोडक्ट ज्यादा बनाने पड़ेंगे तो क्या मतलब है भाई, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, अभी अमोनिया डिकम्पोज होना शुरू हुआ नहीं है। और अगर यही मैं देखिए K की, आपको याद आ रहा होगा +1 में भी ऐसे ही पढ़ा है,
मैं के को वहीं बना रही हूं जहां था, अब के से बड़ा हो गया क्यू। अगर क्यू बड़ा आता, क्यू बड़ा आता तो उसको वापस लौटना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा, के पास तो आना पड़ेगा। नीचे उतरना वापस लौटना मतलब भाई क्यू बड़ा है, बैकवर्ड भागेगा, ये नीचे उतर रहा है, ये ज्यादा बन गया था, ऊंचा हो गया था, इसको नीचे आना पड़ा। तो आप क्यू निकालने के बाद कहोगे यस इसमें अमोनिया बन रहा है, इसमें अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है और नथिंग इज हैपनिंग, इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। 7th क्वेश्चन पढ़ो पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल। अब मेरे साथ बनवाओ, मेरे को देखना है जो गलती मैंने प्रिडिक्ट की वो क्लास करती है कि नहीं। पढ़ लिया क्वेश्चन अच्छे से? बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दूं मैं? कुछ ऐसा दे रखा है, मैंने डायग्राम बना दिया। 1 लीटर के एक फ्लास्क या बल्ब में A2 का 1 मोल है और B2 का 2 लीटर के फ्लास्क में 2 मोल है। और इक्वेशन ये है, जो भी पूछा आगे आप बता दोगे मेरे को। मुझे जो भी पूछा है केसी दे के दिख ही रहा है, 2AB मतलब AB के कुछ उसके बारे में कुछ पूछा होगा। T0 पर क्या लिखूं? कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट शुड आई राइट? साइंस क्या लिखूं? 1 यहां क्या लिखूं? 2। पढ़ लो फिर से। 1 क्यों? सॉरी, हाँ 1 मोल इन 1 लीटर तो 1। निहारिका यहां 1 और 2, या साइंस कह रहे हैं यहां भी 1 आएगा, 2 आएगा। ओके निहारिका 2 ही आएगा, यहां 1 आएगा क्योंकि 2 मोल 2 लीटर। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर। आप कह सकते हो मैं तो मोल दे रहा था, सही हो, आप कह सकते हो मैं तो मोल दे रहा था। अभी तुम पूरी क्लास गलत हो, रुको जरा। राइट, आप मोल दे रहे, शगुन चुप रहना 2 मिनट। आप मोल दे रहे थे बिल्कुल सही, लेकिन कोई मोल पर लीटर दे रहा है तो ये तो गलत है ना। तो वॉल्यूम कितना हुआ? 3। क्यों भाई? दोनों को मिक्स किया है। और ऐसे क्वेश्चन में एंड में लिखा होता है इग्नोर द वॉल्यूम ऑफ ट्यूब कनेक्टिंग बोथ द फ्लास्क। इसके वॉल्यूम को इग्नोर कर दो, कोई हम में से कोई खड़ा हो जाए, ये इसका भी तो कोई वॉल्यूम होगा, उनको भी पता है, वो नीचे लिख देते इग्नोर द वॉल्यूम ऑफ ट्यूब कनेक्टिंग 2 फ्लास्क। तो आप 1 लिखते तो भी गलत था, 2 लिखते तो भी गलत था। आपको वॉल्यूम कितना डिवाइड करना था? आदत है मेरी मोल्स लिखने की, क्योंकि दिया मोल्स है। क्या लिखना होता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर। अभी तो मैं सजा के केक की तरह करा रही थी। तो अब आप ये सोच लीजिए, कितना भी आसान हो आप लोग गलती कर सकते हैं। सॉल्व करो, चलो इसको इतना देखने के बाद सॉल्व करो, मैं देखूं उसके बाद भी हम एक्स निकाल भी पाते हैं कि नहीं। सॉल्व करिए, करिए, थोड़ा पेन चले आपका। इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी बात जो ऑब्जर्वेशन वाली है, दिया मोल था, पूछा मोल था, क्या सिर्फ मोल से चलते तो काम हो सकता था? चेक। मुझे चाहिए सीरियस इनपुट, मैं बड़ी देर से इसी का वेट कर रही हूं। शुरू से ही जब मोल पूछ के मोल लिया था, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए, क्या मैं वॉल्यूम को इग्नोर कर सकती थी? एक दिल तो कर रहा है, कटना तो था ही, कर सकती थी। चेक, मैथमेटिकली कर सकती थी। क्यों लिया वॉल्यूम? अगले क्वेश्चन में ध्यान दो, लेना पड़ता है। इसीलिए मैंने क्या कहा, पहले 2-3 स्टेप, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो, T0 लिखो, T0 वाली स्टेटमेंट लिखते हो तो आप वॉल्यूम लिखोगे। फिर जब आप केसी का रिलेशन लिखोगे, तीसरा मैंने यही बताया, जरूर लिखो केसी का रिलेशन। देखते ही यार 3 3 3 काट दो ना, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ भी तो 3 का स्क्वायर है, बच्चो ना 2.3 से कितना टाइम बच जाएगा तुम्हारा? कम से कम 25 से 30 सेकंड तो बचेंगे उस कैलकुलेशन के। बचा ही क्या, 2x का स्क्वायर और फिर आगे तो 1 - x 2 - x है। तो वो 3 को तुम लोग लेके चले हो, और कुछ लोगों ने तो 2/3 को वैसे भी डेसिमल में भी लाया होगा। यहां वॉल्यूम काटा जा सकता था, लेते ही ना वॉल्यूम। कौन देख रहा है स्टेप्स के नंबर, कौन दे रहा है? अब तो सब्जेक्टिव थोड़ी है ये भी ध्यान रखिए, अगर वॉल्यूम कट सकता है तो काट दो। शायद किसी ने यहां आके सोचा हो काटना। एट इक्विलिब्रियम, ये आ गई ना लाइन, आपका क्वेश्चन आ गया।
और लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें कैलकुलेटर्स वाली कैलकुलेशंस ना हो। पिछले में तो क्वाड्रेटिक बनना कैलकुलेटर्स वाली कैलकुलेशंस थी, 0.93 लाने में बहुत देर लगी। लो, ये गिवन है और पूछी क्या है, कंसंट्रेशन किसकी पूछी है एट इक्विलिब्रियम? इनिशियल पूछी ना ए और बी की, तो मेरे को ए और बी निकालना है। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल निकाल लो। और x कहां से आ जाएगा? x तो यहीं से आ जाएगा। जब 2x दे रखा है तो x आ गया। मेरे से पूछा है शुरुआत में a कितना लिया था और b कितना लिया था। अगर आप a और b निकाल पाए या सिंपल ये पहली चीज लिख पाए, पहले लिखो बैलेंस्ड, फिर लिखो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर ये होगा a, अगर ये होगा b, तो ये दोनों कितने होंगे? 0 + 0। पहली लाइन लिखते ही आपको पता लग जाएगा दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग लेंगे। मेरे को इक्विमोलर नहीं दिया। और ये एक बेवकूफी जो होती है बहुत बड़ी, 3a, क्यों 3a ले रहे हो, क्यों 3 का बोझ लेके चल रहे हो? वो तो बैलेंस्ड है। मैं ले रही हूँ इनिशियली पता नहीं कितनी ली ए, ये कितनी ली पता नहीं बी। इनिशियली तो कुछ भी ले सकते हैं, बैलेंस के हिसाब से थोड़ी लेते हैं इनिशियली। तो एक गलती जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप में से कुछ लोगों से 3x या 3a 3y कुछ लिखा होगा, 3 नहीं लिखना। इनिशियल में कब से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया, उस इनिशियल में से कितना रिएक्ट करके जाएगा, वहां स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है। तो वो मैंने वहां लगा दिया। 3x, a में से कितना गया होगा? 3x, b में से भी कितना गया होगा? x क्यों भाई? 3a के साथ एक b रिएक्ट करता है तो 3x के साथ एक x रिएक्ट किया होगा और उससे 2x और x बनेगा। यानी वन मोर टाइम रेदर वन लास्ट टाइम, क्योंकि अब आगे ये इन चीजों की गुंजाइश नहीं होगी। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कहां रिस्पेक्ट देना है? जब आप a इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से कुछ डिसोसिएट करते हैं, सिर्फ तब एट इक्विलिब्रियम वाली लाइन पे। अब क्वेश्चन तो खुल गया, अब क्या ही बचा था। जिसने ये दोनों सही लिख लिया उसने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर लिए। अब आपके पास x आ गया, इससे 0.004। जैसे ही x आ गया फिर आपको पता है यहां x की वैल्यू आप पुट करके, इसकी वैल्यू दे रखी a आ जाएगा, यहां x की वैल्यू पुट करके टोटल दे रखा है b आ जाएगा। a और b की कॉन्सेंट्रेशन आ गई आपके पास। इसको सब्जेक्टिवली देने का पर्पस क्या था? मेरे को दो तीन चीजें पूछनी है एक में। रिएक्शन ऊपर ये सजा के दे दिया, इसका k दे दिया, और क्या कहा है मेरे को? शुरुआत में मैंने क्या डाला है कंटेनर में? HBr, यानी टू कंसिडर रिएक्शन। फिर ये हो जाएगा बच्चों, जब हमें पता है इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम ईदर साइड। आप यहां से शुरू करो, आप यहां से शुरू करो, एंड सेम आना है। इक्विलिब्रियम की एक प्रॉपर्टीज टॉपिक पढ़ाने के लिए ऐसे ही आ रही है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम ईदर साइड्स। तो उन्होंने कहा ठीक है, रिएक्शन तो ये था जी, प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, लेकिन मैंने एक कंटेनर आपको दिया, उसके अंदर शुरुआत करी HBr से, तो आपने यहां से शुरुआत करी, पहुंचना तो उसने वही है। लेकिन इनिशियल जो आपने लिया वो आपका क्या बनता है? रिएक्टेंट। जब इनिशियल वाला रिएक्टेंट बनता है तो आपको इक्वेशन पलटनी पड़ेगी। हम ये चूक कर जाएंगे, नहीं पलटेंगे। मैम ने कहा क्वेश्चन जो रिएक्शन दिया उसको रिस्पेक्ट करो, लेकिन आगे क्या लाइन दी है? हम इनिशियली शुरुआत किससे कर रहे हैं? HBr से। तो तुम शुरुआत इससे कर रहे हो तो तुम्हारा रिएक्टेंट ये होगा, K उल्टा हो जाएगा। बस यही खेल खत्म है। K क्या हो गया? उल्टा। इस क्वेश्चन का लाने का मकसद एक ही था, आप रिएक्शन देख के स्पीड में 2 बार क्वेश्चन ना पढ़ के अगर करोगे तो ये होगा, हमेशा क्वेश्चन 2 बार पढ़ना पड़ेगा। और अब आपके पास पेन पेपर नहीं है जेई में कि आप अंडरलाइन कर सकें, ये वहां कोई माउस आपका अंडरलाइन नहीं करेगा, इसको कलर नहीं बदलेगा कि मेरे को इस पे दिखाना है, हाईलाइट करना, वो नहीं अलाउड होता। आपका कर्सर लिमिटेड फंक्शंस के साथ है, तो आप अंडरलाइन वहां नहीं कर पाओगे, आपको 2 बार पढ़ के सोचना पड़ेगा, पेपर पे लिखना पड़ेगा। तो अब जब मैंने नया के लिख दिया, आ गया नया के मेरे पास। अब मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ी इजी करना सिखाती हूँ। इसके बाद जब हम वो चीज लिखते हैं जो कही अगली, एट इक्विलिब्रियम, इनिशियल क्या है? 10 बार, 0 0। इक्विलिब्रियम में क्या होगा? यहां से कोई लिखेगा 2p लिख सकता है,
मैंने पी क्यों लिखा, मुझे पता आगे हाफ हाफ मल्टीप्लाई होके 1 हो जाने वाला है, या कुछ और, मतलब मेरे को 2 को हैंडल करना इजी है, शायद स्क्वायर हो रहा हो तो मैं 2 का स्क्वायर भी कर सकती हूँ, मेरे लिए 2 को हैंडल करना इजी है। आप वैसे भी ले सकते थे कि यहाँ 2p ले लें, यहाँ 1 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मेरा हाथ जिस पे चला मैंने वो ले लिया। तो यहां से जब p गया तो 2 से यहाँ 1 बना, तो p से क्या बनेगा, हाफ p हाफ p, तो kp में पुट कर दिया इन सिंपल टर्म्स। देखिए कुछ ज्यादा कष्ट नहीं हुआ मेरे को। जब मैंने इसको पुट कर दिया तो यहां पर अब देखिए 2 और 2 4 नीचे ले आई मैं, सिंपल, मैंने कुछ काटा पीटा नहीं है अभी, ये आ गया मेरे पास। अब समस्या मेरे को स्क्वायर स्क्वायर दिखने शुरू हो गई, यहां से टेंशन बिल्ट होती है आपको, यार स्क्वायर आ गया यार, अब कैसे करेंगे। स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर रूट लेना एक ऑप्शन होता है उसको उड़ाने के लिए, और आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट जानते हो, ये भी उड़ जाएगा ये भी उड़ जाएगा, इसलिए घबराने के बजाय सोल्यूशन सोचिए। तो ठीक है जी, जो भी मेरे को करना था मैंने किया, उस साइड को केपी से इक्वेट कर रही हूँ। अब केपी से इक्वेट कर रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या है, वहीं से मेरे दिमाग में क्या, मेरे को स्क्वायर रूट लेना है, तो मुझे इसका भी लेना है। तो मैंने 1.6 को 16 कर दिया, करते ही मुझे पता है स्क्वायर रूट 16 क्या होगा, मेरे हाथ में आने वाला है। तो 10 की पावर 5 को 4 करके 16 करके ये सब किया, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, डुएबल आ गई चीज। ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 20 माइनस 2p, दिस आ गया p। और अगर ये इंटीजर टाइप है, नियर बाय इंटीजर लेना है मेरे को, तो मेरे पास 5 आंसर होगा 4 ये चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, इन शॉर्ट पूरा रिवाइज करा रही हूं। इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है एक्चुअली, इसका मतलब है जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया, उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर स्पीड से चल रहे हैं। अगर उस बीकर का कलर लाइट ब्लू है तो सारी जिंदगी लाइट ब्लू रहेगा, चाहे ब्लू कलर डिसअपियर होने वाला रिएक्शन भी चल रहा है और ब्लू कलर डार्क होने वाला रिएक्शन भी चल रहा है, बट दोनों का रेट बराबर हो चुका है, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। इसी तरह से उस पर कोई प्रेशर का पंप लगा है, प्रेशर की नीडल कांस्टेंट रहेगी सारी जिंदगी, क्योंकि अंदर इक्विलिब्रियम आ चुका। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो रिएक्शन लिटरली सामने वाले के लिए, बाहर वाले के लिए, नापने वाले के लिए क्या हो जाता है, रुक जाता है, बट एक्चुअली रुकता नहीं है। इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनेमिक। इक्विलिब्रियम आता ही तब है जब कंटेनर क्लोज हो। अगर आप उनमें से कोई एक गैस को निकलने दे रहे हैं फिर थोड़ा इक्विलिब्रियम आएगा। आप एक चीज को एस्केप ही होने दे रहे हैं, प्रेसिपिटेशन होने दे रहे हैं। कोई सोचता है गैस को एस्केप होने दिया, हाँ ये इक्विलिब्रियम नहीं है, बिकॉज कंटेनर इज ओपन। इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ओनली इन क्लोज्ड कंटेनर। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक प्रेसिपिटेट बन के नीचे जा रहा है, वो रिएक्शन मिक्सचर से तो बाहर ही निकल गया, वो भी एस्केप होता है। ऐसी सिचुएशंस में इक्विलिब्रियम नहीं आता। बट अगर इक्विलिब्रियम आ गया, आप इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो, आप इसको अफेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो क्या क्या फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकते हैं वो, और उसका फिर इलाज क्या है। पहली चीज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या अफेक्ट करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को, कुछ नहीं अफेक्ट करेगा, बस इट विल हेल्प रिएक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम अर्ली फास्ट। कैटलिस्ट अदरवाइज के को अफेक्ट नहीं करता। तो अब मेरा डिस्कशन थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने के बजाय अगर मैं बोलूं के को अफेक्ट, चलेगा, बात तो एक ही है। के को क्या क्या चीज अफेक्ट कर सकती है, कॉन्सेंट्रेशन बदल दो किसी चीज की। अब कॉन्सेंट्रेशन चारों में से मैंने किसी, दोनों में से सॉरी, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन को 19-20 भी ऊपर नीचे किया, के अफेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, के बढ़ जाएगा। स्टेटमेंट गलत बोल रही बट थोड़ी देर के लिए। अगर मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, के घट जाएगा। अगर मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन घटाई, के घट जाएगा। के नहीं घटेगा एक्चुअली, इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो जाएगा और के बिकम्स क्यू। के फिक्स है, के बिकम्स क्यू। तो इफ आई इंक्रीज, अगर मैंने इंक्रीज करी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उससे इक्विलिब्रियम कैसे अफेक्ट होगा, डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम अनअचीव्ड, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, रिएक्शन को अच्छा खासा आया हुआ था, तुमने डिस्टर्ब कर दिया, अफेक्ट कर दिया। आर अगर बढ़ाया तो के डिक्रीजेस टू क्यू, हाँ या ना, के छोटा हो गया, क्यू बन गया। जब क्यू छोटा है तो उसको किधर चढ़ना पड़ेगा, फॉरवर्ड आना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा, के को मैच करना पड़ेगा। किसी को ये तरीका अच्छा ना लगे, भाई क्यू छोटा हो गया है, वापस के पे आने के लिए उसको प्रोडक्ट बढ़ाने पड़ेंगे, या जो डिस्टरबेंस तुमने करी उसको अंडू करने के लिए उसी को कंज्यूम करो।
मैंने डिस्टर्बेंस क्या करी, भूल ही गई, हाँ, रिएक्टेंट को बढ़ाया, तो अब रिएक्शन कहेगा इसी को कंज्यूम करो। जो भी तुम डिस्टर्ब कर रहे हो उसी को अंडू करना इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो रिएक्शन क्या करेगा, इसी आर को कंज्यूम करके अंडू करने की कोशिश करेगा। तुम रिएक्टेंट डालो, मैं रिएक्टेंट हटाऊंगा, तुम रिएक्टेंट डालो, मैं रिएक्टेंट कंज्यूम करूंगा। रिएक्शन में अंडू की रेस लगेगी। तो रिएक्शन किधर भागेगा, टू अंडू, टू कंज्यूम रिएक्टेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट। तो किसी को ये तरीके से या किसी को बार ग्राफ से कि नीचे जाना है आगे जाना है, ऐसे कर सकते हो। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो अक्षत क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो K विल डैश टू Q। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, K विल इंक्रीज टू Q। रिएक्शन का क्या होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड, यस, प्रोडक्ट बढ़ गया, वहां भीड़ हो गई, तो उसको अंडू करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए किधर भागेगा, रिएक्टेंट की साइड। ये तो हो गया हमारा रिवाइज ली चैट। अगर मैंने हीट को बढ़ाया या टेम्परेचर को बढ़ाया, अब कई बार यहां कंफ्यूज होते हैं जब आप पढ़ने लगते हैं। एक तरफ तो आप कहते हो के सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, दूसरी तरफ आप यहां पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और कह रहे हो अंडू होगा। इस टेम्परेचर बढ़ाने को एक बार और बता दूं, मान लीजिए मेरा इक्विलिब्रियम इस रूम में है, इस रूम का टेम्परेचर क्या है, फिक्स। यहां पे इक्विलिब्रियम जब आना है और उसकी के जो है फिक्स है। आपने उस बीकर को उठाया फटाफट से, इस रूम में एक माइक्रोवेव रखा है, उसके अंदर डाला और उसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा के फिर रख दिया उसको इस रूम में। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आपने इसकी कंडीशंस नहीं बदली, इस बीकर को उठा के माइक्रोवेव में रख के एकदम गर्म करके वापस रख दिया कि बेटा कर दिया डिस्टर्ब। लेकिन वो कहता है जब मैं कहाँ डिस्टर्ब किया मैं उसको अंडू करूंगा, क्योंकि मेरी कंडीशंस अभी भी मुझे बता रही है टेम्परेचर वही है, के पे लौट जाओ। तो इस हिसाब से अगर मेरे पास कोई रिएक्शन A गिव्स B, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट बाहर निकल रही है। हीट अगर बाहर निकल रही है एज अ प्रोडक्ट, कह सकती हूँ हीट इज अ प्रोडक्ट। और अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, माइक्रोवेव में डाल दिया उसको आपने, या फ्लेम पे लेके आए और फटाक से वापस इस कमरे में ला दिया। टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो मतलब प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो। प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो किधर भागेगा। और अगर ये होता एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट इज वन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर ऐसे में मैं ठंडा करूं तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और मैं बीकर को उठा के फटाफट इस रूम में एक छोटा सा आइसोलेटेड फ्रीजर रखा है, उसमें डाला और वापस रख दिया, ठंडा कर दिया ना मैंने, क्या होगा, बैकवर्ड, क्योंकि तुमने रिएक्टेंट गायब कर दिया उसकी हीट को तुमने ठंडा करने का मतलब क्या, कूलिंग इफेक्ट। उसकी हीट को गायब कर रहे हो तुम, उसकी हीट को गायब कर रहे हो तो कहेगा मेरे को तो चाहिए, वो क्या करेगा, अंडू। अंडू करने के लिए वो और रिएक्टेंट बनाएगा, और रिएक्टेंट माने और हीट। तो ये कंफ्यूजन मत लाना कि आप कहते हो के टी से बदलता है और अब टी बदल के वापस के पे क्यों आ रहे हो पुराने पे। यहां टी बदलना मतलब सिर्फ टेम्परेरी उस मिक्सचर का, बाहर वाली सराउंडिंग का नहीं, जो कि के डिसाइड करता है। क्लियर है, फास्ट तो नहीं जा रही स्पीड मेरी। कैटलिस्ट का इफेक्ट तुमने बता ही दिया। लास्ट फॉर टुडे, चेंज इन प्रेशर। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो क्या होता है, आपको पता है प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड तो वैसे ही के में नहीं ले रहे, हम ले ही वो रहे हैं जो कंप्रेस हो सकते हैं, गैसेस, प्योर सॉलिड या सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में तो कंप्रेशन हो सकता है, यस। तो प्रेशर बढ़ाने से कुदरत में क्या इफेक्ट होता है, तुमने किसी पे प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे ही तुम प्रेशर बढ़ाओगे उसका इफेक्ट क्या होता है, वॉल्यूम घटना। अगर तुम्हें कोई रिएक्शन दिया है N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ऑफ कोर्स इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तीनों गैसेस हैं। इस पे मैंने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाते ही गैसेस क्या करेंगे, भाई इसको अंडू करो, प्रेशर बढ़ाने आ रहा है। अब प्रेशर बढ़ाने आ रहा है तो उसका एक ही काउंटर है रिएक्शन मिक्सचर के पास, वॉल्यूम घटा लेगा वो। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम घटता है, तो रिएक्शन को भी क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम घटा लेते हैं, इसका प्रेशर में फील ही नहीं होगा। तो वॉल्यूम घटाने के लिए किस साइड भागेगा, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। रिएक्शन वहां भागेगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो प्रेशर बढ़ाया बच्चों तो किधर भागेगा, फॉरवर्ड। तो अगर मेरे को अमोनिया बनाना है हेबर प्रोसेस से तो आई विल मेक श्योर वो हाई प्रेशर में हो। हाई प्रेशर रखूंगी तो रिएक्शन की मजबूरी है, उसको कहां भागना पड़ेगा, लो वॉल्यूम की साइड। लो वॉल्यूम साइड मतलब लेस नंबर ऑफ मोल्स। इसमें बताना प्रेशर घटा रही हूं अब के,
बढ़ा नहीं रही, तीनों गैसेस हैं सेम, क्योंकि इसमें दोनों ही साइड वॉल्यूम में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस दोनों साइड बराबर हैं, यहां भी दो यहां भी दो, तो क्या लिखोगे? प्रेशर हैज नो इफेक्ट। ऐसे रिएक्शन की सेहत पे, इक्विलिब्रियम पे, के पे टेम्परेरीली भी प्रेशर कोई अफेक्ट नहीं डाल पाएगा जहां दोनों साइड एन गैशियस एन बराबर है। एक और देना, प्रेशर डिक्रीज। बस एक और पूछे, क्लास ऑफ कर रही हूं आज की, 5वां अगली क्लास में। अच्छा है, इनर्ट गैस वाला लंबा है। प्रेशर क्या बोला मैंने? डिक्रीज किया, हाँ प्रेशर घटाया मैंने। ये सॉलिड ये सॉलिड, राइट। तो प्रेशर क्या किया? डिक्रीज किया। प्रेशर डिक्रीज का मतलब क्या है? वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होने चाहिए? बढ़ने चाहिए। ज्यादा मोल्स तो यहाँ है, यहाँ तो जीरो है, रिएक्शन कहाँ भागेगा? फॉरवर्ड। एक गलत कराऊं? करो। ये 11th में तुमसे गलत कराया, ये मेरा 10 साल का फिक्स है, अब बोल दिया तो तुम लोग सही दे दोगे। सॉरी, प्रेशर बढ़ाया। आपको पता है फ्रीजिंग और बॉइलिंग कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर का एक रिपोर्ट होती है। अगर मैं कहती हूँ वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है तो वो 0 डिग्री टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर पे रिपोर्ट कर रहे हैं। अब तो आप जानते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सारे ही आप खराब कर सकते हो। आपने आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ लिया कि आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो उससे प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो उससे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया ना, तो वो तो पॉसिबल है। माय पॉइंट, अगर मैं यहां प्रेशर इंक्रीज करती हूं रिएक्शन किधर भागेगा? प्रेशर इंक्रीज, नो इफेक्ट ना जी ना, -1 ये तो होगा। 4 ऑप्शन में एक ये भी होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड नो इफेक्ट, डाटा इज इनकम्प्लीट, हम आंसर नहीं दे सकते, ऐसा भी कुछ होगा। भाई प्रेशर बढ़ने पे रिएक्शन किधर भागता है? जहां वॉल्यूम कम हो। वॉल्यूम कम किधर हो रहा है? वॉल्यूम कम कहां हो रहा है? ये इतना मुश्किल है? वॉल्यूम, यस, यूजुअली क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड तो वॉल्यूम बढ़ता है। आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम घटने की साइड जाएगा। वॉल्यूम कम कहां होता है? सॉलिड में, रिएक्शन भागना चाहिए फॉरवर्ड में। सारा मिट्टी का तेल डाल दिया पूरे कॉन्सेप्ट चैप्टर पे। आप फिर से सुनिए, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर जाता है? हमेशा वहां जहां वॉल्यूम कम हो रहा हो। सभी लिक्विड्स में यही होगा, सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है। आइस में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से आइस जगह ज्यादा घेरती है, तभी तैरती है, डेंसिटी कम है। तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा है वाटर से, तो प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो कहां भागेगा? लिक्विड की साइड, क्योंकि लिक्विड वाटर का वॉल्यूम कम है। पहले ही कहा था गलत कराऊं, तो सोचो मुझे पता है इतने से बच्चों में कि ये क्वेश्चन गलत होना ही है, तो जो पेपर बनाने वाले हैं उनको भी पता होगा तुम क्या गलत करोगे, तो काइंडली उनका माइंड रीड करिए कि हमसे इसमें कोई क्या पूछ सकता है वो चीज़ जो गलत होती है। तो बस यही कोशिश करूंगी इस रिवीजन सेशन में कि आपको बता के गलत करूंगी। जलील करना कहते हैं इसको वैसे, बट ठीक है, हो और याद रखो, याद रहेगा। ये इकलौता केस है फिजिकल इक्विलिब्रियम में जो उल्टा जाता है, करा दिया। 2 महीने याद रख लेना प्लीज इसको।